हेलो बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम हिंदी में संक्षेपण कैसे करें आज हम सीखेंगे। चूँकि आपके लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैट्रिक इंटर का प्रत्येक साल, तो निश्चित रूप से ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। इस साल भी मैंने इंटर में क्या कहते हैं हिंदी का एग्ज़ाम जब हो रहा था तो मैंने देखा कि 4 नंबर का संक्षेपण था। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मैट्रिक में भी ये पूछेगा ही पूछेगा। मुझे तो ये वीडियो इंटर के एग्ज़ाम के पहले ही बनाना चाहिए ताकि उन विद्यार्थियों को भी इससे लाभ हो सके, लेकिन विलम्ब हुआ। फिर भी कोई बात नहीं है। अब उनके छोटे भाई है जो मैट्रिक एग्ज़ाम अभी 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो उसमें निश्चित रूप से अपना 4 नंबर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम संक्षेपण जानेंगे, आखिर संक्षेपण क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संक्षेपण इतने नाम से समझ में आ जा रहा है कि संक्षेपण का तो अर्थ ही होता है संक्षिप्त रूप। क्या होता है? संक्षिप्त रूप, अर्थात बड़े बड़े वाक्य खंडों का एक छोटा कर देना, संक्षिप्त रूप हुआ उसका। देखिए यहाँ संक्षेपण लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा गद्यांशों की मूल बातों को या भावों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। क्लियर? और इसके कुछ नियम भी हैं। इस नियम को कंप्लीट कर लीजिए, संक्षेपण एकदम आसान हो जाएगा। और ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। ये परीक्षा में आपका आ रहा है तो आ रहा है, एग्जाम में पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस संक्षेपण को कंप्लीट करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सब कोई इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब देखिए नियम। ये नियम क्या है? प्रथम नियम है कि दिए गए गद्यांशों को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिससे मुख्य बातें समझ में आ सके। यदि 2 बार 3 बार में हम तो लिख दिए हैं, लेकिन 2 बार 3 बार में यदि समझ में नहीं आए तो फिर पढ़िए। एग्जाम है, उसमें ज़्यादा घबराइएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा तो आप मार्क्स नहीं उठा पाइएगा। बहुत शालीनता से, धैर्य से एग्जाम दिया जाता है, सुंदर सुंदर बातों को लिखा जाता है। जल्दी जल्दी में एग्जाम दीजिएगा तो मार्क्स भी आपको वैसे ही जल्दी जल्दी में दे दी जाएगी। जितना आराम से लिखिएगा, जितना सुंदर ढंग से लिखिएगा, उतना ही सुंदर मार्क्स उठाइएगा। ठीक है, तो जो भी गद्यांश आपका दिया गया हो उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कब तक? जब तक मूल भाव उसका आपको समझ में न आ जाए। क्लियर? दूसरा है, पढ़ते समय गद्यांश के मुख्य बातों को हाईलाइट कर देना चाहिए। हाईलाइट समझते हैं? अब ऐसा नहीं कि हाईलाइटर लेकर एग्जाम में चले जाइएगा। आप पेंसिल से ही, कलम से ही हाईलाइट करते जाइए। हाईलाइट करते हुआ नीचे मुख्य मुख्य बातों पर अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि चेक करने वाले जो मूल्यांकन करता है वो निश्चित रूप से उनका ध्यान आपके कॉपी पर जाए, मुख्य बातों पर जाए। क्लियर? तो क्या कर देना चाहिए? हाईलाइट कर देना चाहिए। तीसरा है कि दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की गिनती कर लेनी चाहिए और संक्षेपण लिखते समय कुल शब्दों का 1/3 शब्द ही लिखना चाहिए। कुल शब्द समझते हैं ना, कि जितने भी शब्द दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। ठीक है, तो मूल शब्द मान लीजिए कि 10 है, 10, तो उसका संक्षेपण शब्द आपका 1/3, अर्थात कुल शब्द में आप 3 से भाग दीजिएगा। मान लीजिए मूल शब्द आपका 90 है। कितना है? 90, तो 90 भागा 3 आपका कितना हो जाएगा? 30। आपका संक्षेपण शब्द 30 होना चाहिए। चलिए उसको भी हम बाद में करके ही आपको बता दे रहे हैं, पहले तो ये नियम आप जानिए।
ठीक है, तो 1/3 हम लिख देंगे। चौथा देखिएगा, चौथा है नियम है कि संक्षेपण में मुहावरे का प्रयोग न करके उसके सरल शब्दों का प्रयोग करें। मुहावरा और सरल शब्द के में अंतर समझते हैं ना। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि एक शब्द आया है कि मोहन काम करने के पहले ही 9 2 11 हो गया ना। तो आप संक्षेपित शब्द अब नहीं जाइएगा कि राम काम कर रहा था, काम करने के पहले 9 2 11 हो गया, ऐसा नहीं। मोहन काम करने के पहले ही भाग गया। देखिए छोटा शब्द हो गया, 9 2 11 हो जाना थोड़ा बड़ा हो गया, भाग जाना छोटा हो गया। तो ऐसा ही मुहावरों का सब अर्थ हम जो मूल अर्थ है उसको लिखेंगे, न कि मुहावरा। ठीक है। पांचवा है संक्षेपित गद्यांश का एक सटीक शीर्षक देंगे। शीर्षक समझते हैं ना। आप अपने ही पाठ में क्या कहते हैं, हिंदी के कई चैप्टर पढ़े होंगे। उस चैप्टर पढ़ने के पहले ही उससे सबसे ऊपर एक शीर्षक दी जाती है। क्या दी जाती है? शीर्षक दी जाती है। इस शीर्षक जो है वो पाठ का मुख्य नाम हो गया। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक पाठ है स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। स्वदेशी किनका लिखा हुआ है? स्वदेशी किनका? प्रेमघन जी का लिखा हुआ है ये। तो प्रेमघन जी स्वदेशी पाठ में क्या कह रहे हैं? क्या विदेशी वस्तुओं की चर्चा कर दिए हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इस सब की चर्चा हुई है? जी नहीं। स्व का अर्थ होता है अपना, देश अपना ही देश, अपने ही देशों का बखान किया गया है उसमें, इसलिए इसका नाम दिया गया स्वदेशी। तो वैसा ही एक शीर्षक सटीक आप भी लिख दीजिएगा। अंत में कुल शब्द तथा संक्षेपित शब्द लिख देना चाहिए। मान लीजिए कुल शब्द अर्थात मूल शब्द आपका कितना है? मूल शब्द जैसे कि पूरा गिन लिए कितना है? 300 है। ठीक है। और नीचे लिख दीजिएगा संक्षेपित शब्द। संक्षेपित शब्द इसके 2/3 1/3 कर दिए हैं तो लगभग 100 के आसपास आएगा। ऐसा नहीं कि करेक्ट 100 ही आवे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 5-10 शब्द कम भी हो सकता है और 5-10 अधिक भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आइए, बड़ा सुंदर एक गद्य लिया हूं मैं, गद्यांश। इसको ध्यान से देखिएगा। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। ये आपका दिया गया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा। इसी को तो कह रहे थे कि बार बार पढ़िए। ये दिया गया रहेगा कि अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। कहाँ आती है? हमारे सामने आती है। मैंने क्या बताया था कि इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम हाईलाइट करते जाएंगे। तो यहाँ आप आराम से हाईलाइट कर सकते हैं। आती है कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उम्र कराल या भयंकर रूप में। ठीक है। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है। क्या होता है? लीन होता है, क्योंकि इसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहश्चर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। क्लियर? जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की चर्चा किया करते हैं। वे विषय या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार केवल मुक्ताभासीम बिंदु मंडिप क्या कहते हैं, मुक्ताभ शादव जल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई क्या लिखा हुआ है?
शिखरणी हारिका के बीच विधिवर्ण स्फुरण की विशालता। ठीक है, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भाव क्या सहृदय नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे ने कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तु का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंधन रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही है। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया, इसी को कह रहे थे। फिर दोबारा पढ़िए, 2 बार में भी क्लियर नहीं हुआ, 3 बार पढ़िए। जब क्लियर हो जाए तो देखिए, तो निश्चित रूप से ये प्रकृति के बारे में है। कवियों का क्या क्या कथन है प्रकृति के बारे में, उसी के बारे में ये कविता है ना। अब चलिए देखते हैं आगे, कि हम तो समझ चुके हैं इस 1 बार 2 बार 3 बार पढ़कर। अब आइए एक संक्षेपण शुरू करने के पहले हमने बताया था कि एक शीर्षक दे दीजिए अपने से, उसमें नहीं दिया हुआ, इस कार्य आपको अपने से करना है। शीर्षक में मैंने पाया कि प्रकृति और कवि के विषय में ज़्यादा चर्चा है उसमें, तो हमने शीर्षक दे दिया कि कवि और प्रकृति। अच्छा नाम है ना, क्या नाम दे दिया, कवि और प्रकृति। अब इसका क्या करेंगे, संक्षेपण करेंगे। कितने में, तो 3 भाग में। देखिए, प्रकृति के 2 रूप हैं। ऐसा नहीं कि अधिकांश बच्चों को देखा जाता है कि चिन्ह लगा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, तो वहीं से वहाँ तक आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत कम। तो ये ऐसा नहीं करें आप अपने से, इसलिए तो बोले हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। जब क्लियर हो जाए तो संक्षेपण कीजिए अपने शब्दों में, है ना। तो अपने भाषा में इसको लिखिए। प्रकृति के 2 रूप हैं, एक सुंदर, दूसरा बेडौल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, सुंदर में भी और बेडौल में भी। किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। प्रबंधन काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। बस हो गया हमारा। अब देखेंगे मूल शब्द समझते हैं ना। ये जो आपका एक गद्यांश दिया हुआ था, इसके कुल शब्दों को गिन लीजिए, कितने शब्द दिए गए हैं। मैंने गिना है, गिनने पर मैंने पाया कि इसके मूल शब्द है 119। कितना, 119। और जो संक्षेपण हमने किया है उसका कुल शब्द है 58, 58। तो थोड़ा मैंने बताया कि कुछ शब्द ज़्यादा या कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। परीक्षा में 9 आवे ये संभव नहीं है, संक्षेपण आपका आएगा तो आएगा। आज 4 नंबर कंप्लीट कर ही लीजिए। एक बार देखने से क्लियर नहीं हुआ हो, फिर दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको एकदम निश्चित रूप से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।